तो सोशल मीडिया मैं सोचता हूँ कि ये दो धारी तलवार है। इसको आप उसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम ये सोशल मीडिया का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है। सर देखिए, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। आजकल तो लोग जर्नी को भी स्ट्रगल बताते हैं, लेकिन आपके समय में सच में स्ट्रगल होते थे। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा? 1990 की जो आरडी परेड थी, जो एयरफोर्स में मैंने रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट एयरफोर्स कंटिजेंट थी जो कि विनर कंटिजेंट थी। अगर आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी पर कोई मूवी बने तो आप किस एक्टर को देखना चाहेंगे अपने रोल पर? शायद शाहरुख खान। मुझे याद आता है कि बचपन में अगर मैं बादलों की तरफ देखता था तो मुझे बादलों में भी अलग अलग इमेजेस नजर आती। मैं उनको देखता था, उनसे अट्रैक्ट होता था, उनसे इंस्पायर होता था और खुद हाथ में पेंसिल होती थी, नीचे कागज होता था, अपने आप कुछ ना कुछ बनता चला जाता था। खासकर जो रूरल एरिया है उसका जो यूथ है, मैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भटका हुआ पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कमी महसूस करता हूँ, जहाँ मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे कोई रोल प्ले करना चाहिए। आपने जो भी किया उसमें सक्सेस पाई। कोई मंत्र है, कुछ भी करो इस तरीके से करो तब वो जाके कुछ हो पाएगा? आकाश, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरा मंत्र है ऑलराइट दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात बाय आकाश में। देखिए, आपको पता है कि हमारे शो में अच्छी ही पर्सनैलिटी आती है और वो पर्सनैलिटी आपको और मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। पर आज की जो ये पर्सनैलिटी है, इनसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर हूँ। एक शो में मिला था, 1 मिनट के मिनी पॉडकास्ट ने ही मेरा दिल जीत लिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि आपको भी कुछ सीखना चाहिए। भारतीय वायुसेना के सफ़र से लेकर फैशन इंडस्ट्री का सफ़र ये तय कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं की आवाज़ से सुने। तो वेलकम करते हैं अपने शो में द वन एंड ओनली कुमार प्रवीण सर जी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आकाश, इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए ग्रेट इंटरेक्शन विद यू। सर, आपका ऑरा ही इतना कमाल है। मतलब मैं नर्वस भी हूँ, मैं खुश भी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ। तो उस एक्साइटमेंट के साथ मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि कुमार प्रवीण सर बुलाऊँ या प्रवीण जी बुलाऊँ? देखिए, मैं दोनों तरीके से जो आप एड्रेस करेंगे मुझे, मैं कंफर्टेबल हूँ, बट अगर आप मुझे सर बोलते हैं तो शायद ये एक तरीका है जब एक फौजी को एड्रेस किया जाता है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे डिफेंस में ये एक कस्टम है, ये एक रिवाज है और ये तरीका है कि हम जब भी अपने किसी भी सुपीरियर या किसी एल्डर को हम एड्रेस करते हैं तो एक सर की तरह हम सर बोलते हैं उनको, सर सर से एड्रेस करते हैं उनको। तो ये एक अच्छा तरीका है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। यू कैन गो अहेड विद दिस। जी, मैं बचपन में चलता हूँ सर। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कुमार प्रवीण जी का कैसा बचपन रहा? आकाश, बचपन की बात करें तो मेरा बचपन किसी भी एक टिपिकल बच्चे की तरह है, बहुत हैपनिंग वाला रहा। मैंने अपनी लाइफ में, अपने बचपन में वो सारे काम किए जो एक बच्चा करता है। मैं ये कहूँगा कि मेरे में इतना एंथुसियाज़्म रहा हमेशा, और कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। और सच बताऊँ तो मैंने कभी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये सोचा बचपन से ही कि पढ़ाई तो होती रहेगी, और बचपन में पढ़ाई के अलावा वो सारे काम भी मैंने किए जो कि आप एक किसी भी नटखट बच्चे से या शरारती बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा बचपन की अगर मैं शुरुआत कहूँ तो मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। माई डैड वॉज ऑल्सो इन एयरफोर्स। ही सर्व्ड फॉर अराउंड 4 decades इन एयरफोर्स। और जब वो कानपुर में पोस्टेड थे तब मेरा जन्म हुआ। वहाँ मैं किंडरगार्टन में जाया करता था, और जब उनकी सेकंड पोस्टिंग मेरे पैदा होने के बाद में जो हुई, वो एक आसाम में एक एयरबेस है, वहाँ पे पोस्टिंग गए वो। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत की। तो वहाँ पे एक हार्ड एरिया टेन्योर था, और वहाँ पे शुरुआत करने के बाद में वहाँ से जब जैसे जैसे मेरे फादर की पोस्टिंग कहीं कहीं होती रही, मैं उनके साथ में जाता रहा और अपनी पढ़ाई करता रहा। केंद्रीय विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। एंड अमेजिंग लाइफ आई हैड इन केवी, स्टडिंग इन केवी। आसाम से आने के बाद में मेरे फादर पोस्टिंग आए फरीदाबाद में। तो वहाँ से मैंने क्लास 2 से लेके क्लास 5 तक पढ़ाई की। बहुत शरारतें की साथ साथ में। पढ़ाई के अलावा मैं अपने स्कूल में सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। मुझे याद आता है वो समय जब मैं स्कूल में, आकाश अगर आप देखो, बच्चे जो है ना बड़े नटखट होते हैं और होने भी चाहिए। और मेरे अंदर भी वो चीज़ थी कि मैं पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स हुए, सारे स्पोर्ट्स खेलता था मैं। ड्राइंग, पेंटिंग,
में बहुत इंटरेस्ट रखता था और स्कूल में ये कह सकते हैं कि क्लास 1 टू 10th तक मेरा ड्राइंग पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज़ रिज़र्व रहता था। ये माना जाता था कि कॉम्पिटिशन होगा तो ये फर्स्ट प्राइज़ जो है वो प्रवीण को ही जाना है। ऐसे मैं बढ़ता चला, ग्रो होता रहा। फ़ादर की पोस्टिंग उसके बाद में नासिक आई, नासिक में हम उसके साथ गए। वहाँ से मैंने क्लास 6 और 9th तक मैं वहाँ पढ़ा। वो टेन्योर ऐसा था जिस समय मैंने मेरा जो इंटरेस्ट जगा वो नेचर की तरफ भी ज़्यादा बढ़ा और मैं एडवेंचर, नेचर इसकी तरफ भी काफ़ी प्रभावित हुआ उस चीज़ से। और मुझे याद आता है कि पढ़ाई के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर अपने दोस्तों के साथ में हम जंगलों में निकल जाया करते थे, बागों में निकल जाया करते थे। हाँ, नासिक में बहुत बाग हैं, अंगूर के बाग, अमरूद के बाग, ये बहुत बाग हुआ करते थे, अभी भी हैं शायद। तो वहाँ पे जाना एक हमारे लिए एक रेगुलर एक अफ़ेयर हुआ करता था। और एक वाक़या बताऊँ उस समय का, पिकनिक गए हम लोग, मेरे जो फ़ादर थे, उनके साथ के जो उनके कलीग थे, उन्होंने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ किया। तो पिकनिक मनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक पिकनिक स्पॉट था, जहाँ पे हम लोग गए। तो मेरे फ़ादर ने वहाँ देखा कि जब सब लोग नदी के अंदर में घुसे और जो तैरना जानते थे, वो तैर रहे थे। तो देखा कि मैं भी नदी में घुसा और मैंने तैरना शुरू किया। उनको ये समझ में नहीं आया कि इसने तैरना सीखा कब? उनको ये नहीं पता कि जब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे जाया करता था अपने दोस्तों के साथ में, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ने के लिए नहीं जाता था। मैं उनके साथ में एक जहाँ पे हमारा एयरफोर्स बेस था, उसके पास में, कैंप के पास में एक छोटी-सी नदी बहती थी, जिसको बाणगंगा कहते थे। कहते हैं कि लोग कि वो बाणगंगा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शायद सीता मैया को जब प्यास लगी होगी, तो भगवान राम ने एक तीर मारा और उससे जो धारा निकली, तो उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। तो वो नदी पास में थी। इट वाज़ अ स्मॉल रिवुलेट एंड वी यूज्ड टू गो देयर एंड वी यूज्ड टू हैव ए ग्रेट टाइम ओवर देयर। वहाँ मैंने तैरना सीखा, जो कि मेरे फ़ादर को जब पता लगा ये चीज़। तो ऐसे नटखट सारी शरारतें करते हुए, बहुत कुछ सीखते हुए, वो सब करते हुए जो एक बचपन में एक बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सब मैंने करते हुए मैं ये मेरा बचपन बीता मेरा। जी। सर, आपके बचपन में और आज के बचपन में, जो आज का बचपन है, इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? आकाश, मैं ये सोचता हूँ कि पहले हमारे पास में वो गैजेट्स नहीं थे, जो आजकल के बच्चों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है और वो अपना ज़्यादातर समय उसमें बिताते हैं। मैं एज़ अ फ़ादर ये कोशिश तो ये करता हूँ कि इसमें एक बैलेंस बना के रखूँ लाइफ़ में। किसी भी बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट तब तक नहीं होता है जब तक वो सब चीज़ों में, वो सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे और करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों को आउटडोर होना बहुत ज़रूरी है, उनको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर घर के अंदर ही में ही वो सारी फैसिलिटीज़ उनको जो प्रोवाइड की जाती है, जो हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम सब चीज़ प्रोवाइड करें, उसमें सब गैजेट्स भी लाके उनके हाथ में दे दिए हैं, तो शायद उनका बचपन अधूरा रह जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने दोस्तों के साथ में वन टू वन इन्वॉल्व नहीं होंगे, स्पोर्ट्स गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उनकी पर्सनैलिटी के वो एस्पेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं, जो कि उनके पूरे डेवलपमेंट में, उनको पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी गैजेट को अच्छे से ऑपरेट करके आप बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं अपने पुरानी जनरेशन को, बट आपके अंदर में वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ रही हैं या पिछले जनरेशन की स्ट्रेंथ रही है, आकाश। हुँ, राइट सर। अभी आपने बताया कि जब भी कोई स्कूल में प्रोग्राम होता था, आप आर्ट में, ड्राइंग में हमेशा फर्स्ट आते थे। करने से पहले ही तय हो जाता था कि आप ही फर्स्ट आने हैं, इतने आप अच्छे थे आर्ट में। तो ये कब रुचि जागी आपके अंदर? आकाश, जैसा मुझे याद आता है ना, कोई एक ऐसा इवेंट नहीं था कि मेरे को तब से मैं इम्प्रेस हुआ किसी से, या मुझे तब मेरे मन में जागा कि मुझे आर्ट करना चाहिए, मुझे ड्राइंग या पेंटिंग करनी चाहिए। ये शायद गॉड गिफ्टेड टैलेंट था जो मेरे अंदर में अपने आप डेवलप हुआ। मुझे याद आता है कि बचपन में अगर मैं बादलों की तरफ देखता था तो मुझे बादलों में भी अलग अलग इमेजेस नज़र आती थी, और इसके अलावा मुझे कलर्स, मुझे पैटर्न्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और शायद उसके बाद में मैं उनको देखता था, उनसे अट्रैक्ट होता था, उनसे इंस्पायर होता था, और खुद हाथ में पेंसिल होती थी, नीचे कागज़ होता था, अपने आप कुछ ना कुछ बनता चला जाता था।
और ऐसे शुरुआत हुई। सर देखिए, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। आजकल तो लोग जर्नी को भी स्ट्रगल बताते हैं, लेकिन आपके समय में सच में स्ट्रगल होते थे। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा और उसको आपने कैसे फेस किया? स्ट्रगल तो बिल्कुल सही बोला आकाश आपने, ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बिना ज़िंदगी जो है ना वो जैसे मैंने कहा कि फिर पूरी नहीं हो पाती। ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ में, यही ज़िंदगी को पूरा बनाते हैं। जो अप्स होते हैं वो आपको ज़िंदगी को जीने का मौका देते हैं और आप उसको एन्जॉय करते हो, सेलिब्रेट करते हो। जो लोज़ होते हैं लाइफ में, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। वो आपको एक रिट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपको मौका देते हैं कि आप कहाँ गलत थे, क्या चीज़ सही नहीं थी। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। जो आपके हाथ में होती हैं, उसको आप अगर पूरे तरीके से समझते हुए और उसकी तरफ पूरी कोशिश करते हैं, तो शायद वो जो ग्राफ जो नीचे जा रहा था, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। लाइफ़ के स्ट्रगल्स मेरी लाइफ़ में जैसे सभी के होते हैं, शायद उतने ही रहे। सारी चीज़ें वो हमें नहीं मिला करती थीं, जो कोई बच्चा एक्सपेक्ट करता है या कोई धनी परिवार का एक जो बच्चा होता है, वो एक्सपेक्ट करता है। तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती थी, बट वो कमी के कारण हमारे अंदर में वो एक क्वालिटी डेवलप हुई कि हमें ये पाना है, हमें ये अचीव करना है। और स्ट्रगल हमारे डैड मॉम ने ज़्यादा किया है। उन्होंने हम 4 भाई-बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, मेरा एक छोटा भाई है। तो हम चारों की खुशी के लिए मेरे माँ-बाप ने अपनी सारी इच्छाएँ पीछे रखकर हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि उस समय सैलरी इतनी नहीं हुआ करती थी। मेरे डैड जो एक फार्मर फैमिली से आए थे, उन्होंने एयर फ़ोर्स जॉइन किया और वो भी अपने गाँव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एयर फ़ोर्स जॉइन किया। और आने के बाद में उन्होंने जैसी लाइफ़ देखी बाहर और उसमें सबसे बेस्ट लाइफ़ हमको प्रोवाइड करने की कोशिश की। लिमिटेशंस हुआ करती थी और जैसे कि मेरा नेचर रहा है, मैं काफ़ी उद्दंड टाइप का और काफ़ी कुछ करने की इच्छा करने वाला और किसी चीज़ से सैटिस्फाई ना होने वाला बच्चा था। तो मुझे कुछ ना कुछ नया-नया चाहिए होता था। चाहे वो खाने के लिए, चाहे वो पहनने के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए। और मेरे माँ-बाप ने मुझे याद है कि कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह को प्रोवाइड करने के लिए मुझे। तो बचपन में स्ट्रगल्स चलते रहे। उसके साथ में फिर हम बड़े हुए, तो मुझे याद आता है कि जब मैं अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी कर चुका था, अराउंड जब मैं 12th में था, तो जैसा कि मेरा नेचर था कि मैं पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम देता था और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा देता था। ऑल्दो स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करता था, बच्चों के बीच में भी और अपने टीचर्स के बीच में भी, क्योंकि आर्ट में अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। स्कूल का कैप्टन था मैं फुटबॉल टीम का। 12th में मैंने 7 से 8 मेरे इंडिविजुअल इवेंट्स में सर्टिफ़िकेट्स थे और आर्ट में मैं अच्छा था ही, तो इसलिए काफ़ी पॉपुलर एक बच्चा स्कूल में हुआ करता था। बट उसके बावजूद मेरे फ़ादर जो थे वो मेरे मेरे से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, मेरे से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे कि ये पढ़ाई और करे और मेरे से सिर्फ़ कन्फाइंड हो जाना स्कूल के अंदर में पढ़ाई के लिए और घर के अंदर में सिर्फ़ पढ़ाई पे डेस्क पे बैठ जाओ, पढ़ते रहो, तो ये मेरा नेचर नहीं था। मैं उसके बियॉन्ड मैं इवन डेस्क पे बैठता था, तो ऊपर से पढ़ता था क्योंकि डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और नीचे मैं शायद ड्रॉ करता था, पेंटिंग करता था, क्योंकि मैं कितना पढ़ूँगा? क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम होगा मैं उसको क्लियर तो कर ही दूँगा, पास होना है हो जाएँगे। अगर मैंने किसी भी फिर मैं देखता था ना कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने में, वो अपनी लाइफ़ में कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बाकी चीज़ों में। वो अपनी लाइफ़ में वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से करना चाहिए थी। वो स्पोर्ट्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एडवेंचर नहीं करते हैं, वो घूमते नहीं हैं, दोस्तों के साथ बैठते नहीं हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं। तो वो जो लाइफ़ के जो नुएंसेस हैं वो सीख नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मेरा तरीका जो थोड़ा डिफरेंट था। क्लास में किसी भी क्लास में मैं कभी भी अपनी जो भी हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी हमारे क्लास की, उसके 50% बच्चों के ऊपर रहता था मैं हमेशा। तो मेरी पढ़ाई बहुत आराम से चलती थी और मैं बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करता। इसके कारण जब मैं 12th मेरी क्लियर हुई, तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं कुछ जॉब करूँ, एयर फ़ोर्स जॉइन कर लूँ। एयर फ़ोर्स के लिए
मैं बड़े बेमन से गया, मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। विश्वास पूरा था कि मैं क्लियर कर ही लूँगा उसको, और क्लियर हुआ भी। साथ में मेरे 2 दोस्त थे जो हम एक साथ में बेंच पे बैठा करते थे, तो क्योंकि वो भी जा रहे थे, वो जाना चाहते थे, मैं जाना नहीं चाहता था। मैं अपना कॉलेज लाइफ़ भी जीना चाहता था, परंतु मैंने कॉलेज देखा ही नहीं आकाश। मैं वहीं से एयरफोर्स मैंने जॉइन किया। अपने डैड को खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए मैंने एयरफोर्स जॉइन किया। आफ्टर 12th? आफ्टर 12th जस्ट आई वाज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। 18 साल में मैंने एयरफोर्स जॉइन किया। अच्छा, मुझे ज़िम्मेदारी मुझे मिली एयरफोर्स में। हमारी ट्रेनिंग हुई। हमारा जो काम था, जो हमें काम दिया गया था एयरफोर्स में, वो ऐसा था कि वो काफ़ी टफ माना जाता था उसको। हम एक इंस्ट्रक्टर बनने वाले थे, और इसकी जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी टफ ट्रेनिंग हुआ करती थी आकाश। और इतनी टफ हुआ करती थी, मैं ये बताऊं कि जब हम ट्रेनिंग करते थे और हमें हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर पनिशमेंट मिलती थी तो हम उसमें खुश हुआ करते थे। मैं बड़ा खुश होता था पनिशमेंट के। वो इसलिए क्योंकि जो पनिशमेंट होती थी वो ईजी होती थी हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग के शेड्यूल से ज़्यादा। तो हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमारे इंस्ट्रक्टर्स की जो ट्रेनिंग थी, वो इतनी टफ हुआ करती थी। वहाँ स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल क्रॉस किया। मेरे डैड ने मेरी एक बात मुझे कही थी, मुझे याद आता है, जब मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन होने के बाद जा रहा था, तो उन्होंने बोला था, बेटा मैं तुमसे 3 बातें एक्सपेक्ट करता हूँ लाइफ में। एक तो अभी तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे एक बेस्ट ट्रेनी हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ चाहते थे वो कि मैं अपनी लाइफ में एक हट्टा-कट्टा सुडौल नौजवान बनूँ, अच्छी सेहत बनाऊँ। तीसरी चीज़ चाहते थे कि बेटा तुमको यहाँ रुकना नहीं है, तुमको और आगे जाना है। ये आपकी लाइफ के लिए फर्स्ट स्टेप है। ये शायद मैं आपकी लाइफ में आपको ये जॉब दिलाकर, ये कहकर कि आप जॉब जॉइन करो, ये कहकर मैं आपको पहली सीढ़ी दे रहा हूँ। ये सीढ़ी आपको और ऊँचाइयों तक लेके जानी है। इससे आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, और मैं आपको एक कमीशन्ड ऑफिसर देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। वो मेरी बात मेरे हार्ट में इम्प्रिंट हो गई थी। शायद आज मैं उनसे पूछूँ या उनसे बोलूँ तो शायद उनको ध्यान भी नहीं होगा ये बात, बट उन्होंने मेरे से बात कही थी और मुझे मेरी वो दिमाग और दिल में बैठ गई वो बात। ट्रेनिंग के दौरान पूरी कोशिश की मैंने। सबसे अच्छे ट्रेनीज़ में था मैं। बट मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस रहा हूँ आकाश, कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, और इतना इंटेलेक्ट रखता हूँ कि सही गलत की पहचान कर सकता हूँ। सही चीज़ों को सपोर्ट करना और गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना, इतनी ताकत और इतना करेज मैंने हमेशा रखा है अपने पास। उस समय भी था, क्योंकि मैंने सीखा वो था। मेरे एक मैटरनल अंकल थे जो आज इस दुनिया में नहीं है कैंसर के कारण। उनको मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा स्थान दिया उनको। ही वॉज माई आइडियल इन लाइफ एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द लाइफ इज कंसर्न, एंड हाउ वी शुड बी, हाउ वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो उस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में, सही गलत में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो शायद कुछ इसी का एक आफ्टर इफेक्ट था कि या आउटकम था कि मैं बेस्ट नहीं साबित हुआ वहाँ पे। मुझे वो मेडल नहीं मिला, हालांकि मैं उस स्टेटस का, उस लेवल का था। कोई गम नहीं मुझे। मुझे पता है कि मैं सही था, और मैं क्या था बाकी अपने इंस्ट्रक्टर्स की नज़रों में और बाकी सबकी नज़रों में। और हम इतने अच्छे से अपना काम इतने अच्छे से करते थे और इस लेवल के थे कि तभी हमारा सिलेक्शन 1990 की रिपब्लिक डे परेड के लिए हुआ। तो जैसे हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, हम लोग दिल्ली में यहाँ पे आए। यहाँ पे हमारी पूरी पूरी कंटिजेंट बनी, और 1990 की जो आरडी परेड थी, जो एयरफोर्स में मैंने रिप्रेजेंट किया, वो जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो फर्स्ट एयरफोर्स कंटिजेंट थी जो कि विनर कंटिजेंट थी इंडियन एयरफोर्स के लिए आरडी परेड में, अमंगस्ट सर्विसेज।
जो सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की होती हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट कंटीजेंट थी वो हमारी थी। जी। उससे पहले एयरफोर्स की कंटीजेंट कभी भी विनर नहीं रही। वहाँ हुआ, उसके बाद में मेरी लाइफ चलती रही, और उस दौरान जब हम वहाँ गए हुए थे तो इतने स्ट्रांग और इतने जोश से भरे हुआ करते थे आकाश हम, कि उस समय बॉर्डर्स पे कुछ गड़बड़ थी, और हमारे जो जो शीर्ष पे बैठे हैं हमारे एयरफोर्स के, उनकी तरफ थोड़ा सा खतरा था। तो हमें उनको एक सिलेक्शन करना था जिसमें कि एक हमारे जो चीफ हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। उसमें सिलेक्शन हुआ आकाश हमारा। तो फर्स्ट टाइम ये एक ऐसा स्क्वाड बनाया गया जो कि एयरफोर्स चीफ को सब सिक्योरिटी देने के लिए, उनका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ वहीं पे ही। बहुत जोश था, बहुत खुशी हुई, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया। स्ट्रगल ये था कि उस समय कि हमें अपने, जो हम सोचते थे कि भाई फ़ौज हमने ज्वाइन कर ली है तो काम के अलावा सब कुछ मस्ती होगी, तो शायद वो उतनी कम हुआ करती थी। सुबह से लेकर शाम तक हम एंगेज रहा रहा करते थे उसमें, बट मज़ा बहुत आता था काम करने में। तो ये मेरा शुरुआती एयरफोर्स ज्वाइन करना, और ये मेरा एक फ़ेज़ था जो कि मैंने शुरुआत में। जी। सर 18 साल की उम्र में आपने वायुसेना जॉइन की। फिर उसके बाद आपके पैशन का क्या रहा? स्किल्स का क्या रहा? उसको कैसे फ़ॉलो किया आपने? आकाश, मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम डिवोट नहीं कर पाया। जैसे मैंने बताया कि जब मैं इंस्ट्रक्टर बना तो अगले 9 साल मैंने ये इंस्ट्रक्टर वाला काम किया। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला आकाश। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कभी-कभार ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या मेरे में अंदर वो कला है कि नहीं है। अपना काम तो मैं इतना कर रहा हूँ, और कहीं ये चीज़, ये मेरा टैलेंट है, कहीं पीछे तो ना रह जाएगा। तो ये मैं सोचा करता था। बीच-बीच में कभी-कभी बनाया करता था। बट जब मेरा फर्स्ट जो इनिंग्स थी मेरी एयरफोर्स की एज इंस्ट्रक्टर, वो ख़त्म हुई 97-98 में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, और मैंने एसएसबी क्लियर किया। और जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया दोबारा एज एन ऑफिसर, ट्रेनिंग के लिए गया। 1 साल की ट्रेनिंग हमने एयरफोर्स एकेडमी में की। वहाँ पर वही आदत, क्लास चल रही है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरा हाथ अपने आप चलने लग जाता था, और मैं कुछ ना कुछ बना दिया करता था। सब मेरे दोस्तों को पता लगा, मेरे साथ के जो मेरे कलीग्स थे उनको पता लगा कि इसमें यह टैलेंट है। मैं इस चीज़ को कभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए, मुझे कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए। अगर ये मुझे करना है तो ये मैं बाद में कभी भी कर सकता हूँ। बट जब हम लोग पास आउट होने वाले थे, तो मेरे मन में एक बात थी। मैं चाहता था कि अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मुझे अपने कोर्स की तरफ से, जो हमारा एक बैच था, हमारा कोर्स था, अपने कोर्स की तरफ से मैं एक कुछ बनाकर, कुछ पेंटिंग बनाकर मैं प्रेज़ेंट करना चाहता था। ये मेरे मन में ख़्याल आया। ख़्याल रहा, बट समय नहीं मिल पाया। ट्रेनिंग इतनी टफ़ हुआ करती थी। अब समय मिला कब आकाश? जब हमारे फाइनल टेस्ट हुए। फाइनल टेस्ट मतलब वो फाइनल टेस्ट है, उसके बाद में हम लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम है, उसके बाद में हम लोग वहाँ से पास आउट होंगे। तो फाइनल टेस्ट के दौरान में हमको स्टडीज़ टाइम ज़्यादा मिलता था। तो जैसे मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ भी ऐसे ही था कि पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करता था, बहुत कुछ करना होता था। तो वो जो समय मिला, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास हो ही जाना है, उसमें तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो उस समय मैंने, जब सब लोग पढ़ रहे होते थे, तो मैं अपनी केबिन के अंदर में मैं आर्ट मटेरियल लेकर आया, पेंट लेकर आया, ब्रश लेकर आया, कैनवास लेके आया, बिना किसी को पता। और जब सब पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक पेंटिंग बनाई, और जब हम पास आउट होने वाले थे, उससे पहले मैंने अपने कोर्स को ये कन्वे किया कि मैंने आप सब लोगों की तरफ से, एक मेरी इच्छा है कि मैं ये पेंटिंग अपने एयरफोर्स एकेडमी को प्रेज़ेंट की जाए। तो मेरे दोस्तों ने देखा, तो सब सरप्राइज़ थे कि तूने बनाई कब ये? तो मैंने बताया कि मैंने ये अब बनाई, ऐसे बनाई। तो वो पेंटिंग बनी, पूरी हुई, दिखाया मैंने, एंड लेट मी टेल यू हियर आई वांट टू जस्ट
मेंशन दिस कि मेरे सब कोर्समेट्स ने जिन्होंने उसको पेंटिंग को देखा, उन्होंने सब ने मेरे सामने वहाँ पे पुशअप्स किए। उसमें लेडी कैडेट्स जो आज मेरी कोर्समेट्स हैं, अलग-अलग जगह पोस्टेड हैं, वो लेडी ऑफिसर्स जो उसमें कैडेट्स थीं, उन्होंने सब ने मेरे को पुशअप्स दिए वहाँ पे। ये पुशअप्स एक जब हम करते हैं किसी के लिए तो वो एक हम उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके लिए मैं आपको ये डिवोट करता हूँ या डिवोट करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पुशअप्स दिया। फिर वो पेंटिंग को बताया गया, हमारे जो सीनियर डीएस थे उनको बताया गया कि ऐसे फ्लाइट कैडेट प्रवीण ने ये पेंटिंग बनाई है और उन्होंने देखा, बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने वो कमांडेंट को दिखाई, हमारे जो एयरफोर्स अकेडमी के कमांडेंट थे, उन्होंने देखा उसको, बहुत खुश हुए। तो उस समय जो हमारे पासिंग आउट पे हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर थे, जो हमारी परेड को रिव्यू करने आ रहे थे, वो उस समय एयर चीफ वहाँ पे आ रहे थे हमको रिव्यू करने के लिए। तो वो पेंटिंग उनको वहाँ दिखाई गई। क्या था, वक्त शाम का समय था, उस समय लास्ट इवनिंग है हमारी ये, हमारे सबके पेरेंट्स आए हुए हैं वहाँ पे जी। और वहाँ पे एयरफोर्स अकेडमी में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है जो कैटर कर सकता है करीबन 400-500 लोगों को। तो वहाँ पे डाइनिंग इन नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो चीफ वहाँ पे आए, मेरी पेंटिंग को वहाँ रखा गया, प्लेस किया गया और जब चीफ ने देखा बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि मुझे कैडेट से मिलाइए, दिखाइए। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है और मैं आकाश थोड़ा सा शाई हूँ बाय नेचर। मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन लेना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने केबिन में घुस गया, अपने एक फ्रेंड से बोला कि बाहर से लॉक लगा दो, किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने ढूंढा, नहीं मिला। अगले दिन मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था। राधा शाम को मुझे बता दिया गया ये चीज़। सब ढूंढ रहे हैं कि तुमको कमांडेंट पूछ रहे थे, तुमको चीफ पूछ रहे थे, तुम कहाँ गायब थे। बट मैंने उस इवेंट को उस समय पे अपने आप को अवॉइड किया उस जगह से। अगले दिन मुझे बुलाकर मेरे कमांडेंट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ऐसे करके मैंने जहाँ जब मुझे समय मिला, ऐसे करते मैं पेंटिंग अपनी बनाता या कभी आर्ट को करता गया आकाश। सर, सबकी ज़िंदगी में सफलता होती है, पर कुछ सफलता हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी सफलता है जो आपको लगता है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब, और कैसे मिली? आकाश, वे बैक व्हेन आई वाज पोस्टेड टू बैंगलोर, उस समय मैं स्टार्टर था वहाँ पे और वो जो समय था ना, वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसे कि जब मैं वहाँ गया और इंस्ट्रक्टर का भार संभाला, तो वहाँ मैंने देखा कि जो डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड्स बहुत लो थे और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था वहाँ पे उस एनवायरनमेंट को चेंज करना। और इस प्रोसेस में जब मैं वहाँ पे एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा था, अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण ट्रेनीज़ को कन्वर्ट कर रहा था एक एक रिस्पॉन्सिबल एयरफोर्स पर्सनल, एक एयर वॉरियर बनने के लिए। तो वो जो समय था, उस समय मैंने अपने आप को एक्चुअल में डेवलप किया एक रियल पर्सनालिटी के लिए। मेरा एक्चुअल पर्सनालिटी वहाँ पे निखर कर आई, डेवलप हुई और मुझे करीबन 3 साल के टेन्योर में मैंने अपने आप को बहुत कन्वर्ट किया, बहुत बनाया उस समय। और इसमें मैं अपने उस टेन्योर को इसका काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ। वहाँ पर जब मैं, क्योंकि लाइफ तो चली जा रही थी, काम करते जा रहे हैं एयरफोर्स का, बट जो मेरा टारगेट था, जो मेरी तीसरी जो विश जो मेरे डैड ने मेरे को दी थी और जो मुझे पूरी करनी थी, एयरफोर्स तो मैंने ज्वाइन किया, उस समय नहीं करना चाहता था जिस समय मैंने किया, मैं कुछ समय के बाद करना चाहता था, बट एयरफोर्स मेरा पहला प्यार था ही था। मैं एयरफोर्स में जन्म हुआ मेरा, एयरफोर्स की एनवायरनमेंट में मैं पला बढ़ा, उस एयरफोर्स से मुझे बहुत प्यार था। बस आप कॉलेज करना चाहते थे? हाँ, एक कॉलेज का एक जो जो समय था वो लाइफ में मेरे वो रह गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विस में रहते हुए की। मैंने उसके अलावा भी मैंने हायर स्टडीज़ भी की और उस लायक अपने आप को बनाया, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब आप बढ़ रहे होते हैं तो आप एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपना एक छोटा-सा एक अचीवमेंट को पाकर खुश नहीं हो सकते हैं। आपको लाइफ में अपने टारगेट्स बढ़ाते रहने चाहिए।
क्योंकि जो जीवन होता है, जो उस जीवन के कुछ जो समय ऐसा होता है जिस समय आपको प्रोग्रेस करनी ही करनी है। अगर आप स्टैग्नेंट हो गए तो आप डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को, और ये आप मैं ये सोचता हूँ कि आप ये गुनाह करेंगे, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी गुनाह करेंगे अगर आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो मैंने जो मेरा प्रोसेस था वो चल ही रहा था, अपने आप को डेवलप करने का, अपनी एजुकेशन का, वो सब चल रहा था। तो वहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही थी, मेरी एजुकेशन भी मैंने वो पाली, और तब मैंने वहाँ पे अपना जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है उसकी जो परीक्षाएं हैं वो मैंने दी। और मैं आपको बताऊं आकाश, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि जितना कॉन्फिडेंस मुझे था अपने ऊपर, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे ट्रेनीज़ को मेरे पर था, मेरे साथ के कलीग्स को मेरे पर था, क्योंकि वो मुझे एक जगह प्लेस करते थे, एक जगह रखते थे। उनके लिए एक मैं रोल मॉडल हुआ करता था, और मैं सोच ही नहीं सकता कि उनके सामने अगर मैं कहीं अपीयर करता हूँ और मैं वहाँ पे उस एग्ज़ाम में मैं उस एग्ज़ाम को मैं क्लियर ना कर पाऊँ, ये मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ था, ये मेरे कॉन्फिडेंस के खिलाफ था। मैंने वहाँ पे एसएसबी अपीयर किया, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने एसएसबी पे अपीयर किया और क्लियर हुआ उसमें। शायद उस बैच में अकेला मैं था जो क्लियर हुआ था। वापस जब आ रहा था तो मेरे ट्रेनीज़ को पता लगा कि प्रवीण सर का एसएसबी क्लियर हो गया है। वो ट्रेनीज़ जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिनको मैं कई बार तो चपत भी लगा दिया करता था, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा तरीका है जो ट्रेनिंग देने का, उसके खिलाफ भी, बट मेरा उनके साथ में एक कनेक्ट था। सब एक ट्रेनी के साथ में मेरा एक कनेक्ट था। मैं उनके लिए अपने दिल से बहुत कोशिश करता था उनको अच्छा एयर वॉरियर बनाने के लिए, और उसके लिए मुझे अपने बियॉन्ड वर्किंग आवर्स भी उनके साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता था, जो मैं करता था, क्योंकि शायद वो मेरा कर्तव्य मैं समझता था अपने आप को कि ये मेरा कर्तव्य है, जब मैं उनका इंस्ट्रक्टर हूँ तो मुझे उनको सही चीज़ें सिखानी है और इसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सर्टेनली कुछ चीज़ें जब आप अपने स्तर को, स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाते हैं तो अपने आराम पे, अपनी बाकी पर्सनल चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट दैट वाज़ माय चॉइस। तो ऐसे ट्रेनीज़ जिनके साथ में मैंने इतना स्ट्रिक्ट रहा, इतना टफनिंग दिया उनको दिया मैंने वहाँ पे, तो वो सारे ट्रेनीज़ गेट के बाहर खड़े हुए थे अपने हाथ में स्वीट्स लेके, मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए कि सर आपका क्लियर हुआ करके। वहाँ वो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने अपनी एसएसबी क्लियर किया और फिर मैं एयरफोर्स एकेडमी ट्रेनिंग के लिए, कमीशन ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए। जी सर, 18 साल की उम्र में इतना डिसिप्लिन, इतना प्रेशर के बाद कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए, एयरफोर्स छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं आकाश, कभी नहीं। पीछे जाना, पीछे हटना, ये मेरी मेरी पर्सनैलिटी, मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। या तो किसी चीज़ में जाना नहीं, और अगर जाना है तो वो सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। अगर आपने वो डिसीजन ले लिया, अगर आप उसमें चले गए तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट होना है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एयरफोर्स से प्यार तो था ही था, और जब मैं एक ऑफिसर बना तो इस सर्विस से और प्यार हो गया, और जिम्मेदारी मिली, और मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करूँगा। पहले एक जिम्मेदारी थी बट वो जिम्मेदारी छोटी थी। जो कुछ मैं डिफरेंसेस लाना चाहता था एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, वो अब मैं बेहतर स्थिति में था एज ए कमीशन ऑफिसर कि मैं वो डिफरेंसेस ला सकता था। तो मुझे बहुत खुशी थी इस चीज़ की। कभी नहीं सोचा मैंने एयरफोर्स को छोड़ने का। बचपन से ही आपका सफ़र ऐसा रहा कि अगर डैडी का ट्रांसफ़र हुआ तो सिटी बदली, बाद में आपका भी डिसिप्लिन पूरा चेंज हो गया एयरफोर्स में जाने के बाद, तो आपने बहुत दोस्त भी खोए होंगे, आपने जगह भी बदली है, तो शहरों से यादें भी आपकी बनती चली गई है, तो वो जर्नी कैसी रही? दोस्त मैंने हमेशा आकाश लाइफ में बहुत कम रखे, पर जो रखे वो ऐसे रखे कि जो आज भी मेरे साथ में है, जिनके साथ में मेरा आज भी कनेक्शन है। और मेरे लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है कि आप कि जो लोग होते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं ना, तो उनके अलग-अलग दायरे होते हैं। कुछ लोग आप अपने कोर ग्रुप में रखना चाहते हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स ऐसा रहा है, जो आपके साथ रहेंगे। कुछ होते हैं जो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, बट वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए हैं कि अब शायद एक-दूसरे के लिए समय नहीं है। और कुछ
अच्छी यादें बाकी लोगों के साथ बिताई हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे थे। तो कुछ दोस्त तो मैंने हर जगह जो लिए, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। आफ्टर रिटायरमेंट आपका लाइफ कैसे एकदम चेंज हुआ? आकाश, रिटायरमेंट जो मेरा हुआ, जब मैंने अपनी ब्लूज़ को हैंग किया, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था। मैंने अपनी पूरी सेवाएँ जो एयर फ़ोर्स को देनी चाहिए, वो दी। पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे लॉयल्टी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में अपना मैंने पूरा काम किया, जो मेरे से मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन एक्सपेक्ट करती थी। और जब मेरा समय इस सर्विस में पूरा हो गया, मैंने अपनी ब्लूज़ हैंग किया, अपने बूट हैंग किए और मैं सीवीज़ पहनने के लिए तैयार हो गया। मुझे एहसास बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ या फिर मैं अब मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो एक दायरा था, जिस दायरे में हम काम करते थे, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सर्विसेज़ की, जो एक लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस अभी दूर हो गई हैं। अब शायद मैं अपने पोटेंशियल दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के, उनको निखार सकता हूँ। अब मेरे पास में समय है कि मैं उस तरफ डिवोट कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय तो मेरा जो धर्म था, मेरा जो कर्तव्य था अपने देश की तरफ, अपने सर्विस की तरफ, अपने काम की तरफ, उस तरफ डिवोशन रहा मेरा। अब वो छोड़ने के बाद में जब मैंने वो ज़िम्मेदारी छोड़ दी, तो उसके बाद में अब मेरे पास में वो फ्रीडम था कि अब मैं जो कुछ करना चाहूँ मैं। पहले आप देश के लिए जिए, अब आपको खुद के लिए जीना है। हाँ, शायद देश के लिए तो मैं आज भी जीने को तैयार हूँ और कोई भी ज़िम्मेदारी मुझे अगर दी जाएगी, अगर किसी भी रोल में, अगर मैं कहीं जॉब जॉइन भी करता हूँ, जो कि शायद मैं जॉइन करना चाहूँगा जिसमें मैं अपनी सरकार को मदद कर सकूँ या कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ तो मैं आज भी देना चाहूँगा और उससे जुड़ा रहूँगा कभी भी, वो तो मेरे खून के अंदर में है। बट फ्रीडम अब मेरे पास में ये है कि अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, जिस जिस तरीके से चाहूँ मैं कर सकता हूँ, वो फ्रीडम मेरे पास में है। बट मैं अपनी लाइफ़ को एक मीनिंगफुल तरीके से अभी भी जीना चाहता हूँ। जो डिसिप्लिन, जो अच्छाइयाँ जो इस सर्विस ने मुझे दी हैं, इस एयरफ़ोर्स ने मुझे दी हैं, उस अच्छाइयों के साथ में जो आज मैं बना हूँ, अब मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं इस ये नॉलेज है, जो मेरे को मिली है, इससे मैं क्या डिफ़रेंस ला सकता हूँ अपनी सोसाइटी में, अपने आस-पास के लोगों में। मेरी एक बड़ी इच्छा है, बजाए इसके बावजूद इसके कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्वड हूँ आजकल और जो मैं आगे करने की सोच रहा हूँ, इसके अलावा मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि और मेरा वो टेम्परामेंट भी है, वो मेरी अंदर से पर्सनैलिटी भी है कि मैं वो कर सकता हूँ। मुझे आजकल का जो यूथ है, ख़ासकर जो रूरल एरिया है, उसका जो यूथ है, मैं उनको कहीं न कहीं थोड़ा भटका हुआ पाता हूँ। मैं कहीं न कहीं ये देखता हूँ कि शायद उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उसके कारण वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है, कोई उनको फ़ोकस करने वाला नहीं उनकी एनर्जी को और उनकी सोच को। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कमी महसूस करता हूँ, जहाँ मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे कोई रोल प्ले करना चाहिए। बट जैसे कि अभी फ्रीडम है मेरे पास में पूरी और जैसे मेरे पास में समय है पूरा, तो शायद उस तरफ मेरा फ़ोकस रहेगा, बावजूद इसके कि जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। जी, पहले के समय में सर सोशल मीडिया था जो, उससे नेटवर्क बनाया जाता था। अब कंटेंट बनाया जाता है। आप किस नज़र से देखते हैं सोशल मीडिया को और आपकी लाइफ में क्या रोल निभाया है सोशल मीडिया ने? देखो, सोशल मीडिया मैं सोचता हूँ कि ये दो-धारी तलवार है। इसको आप पॉज़िटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए और एट द सेम टाइम ये सोशल मीडिया का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि वो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बेसिक जो काम है उसको ताक पर रख देते हैं। तो ये गलत हो रहा है, इससे उनका फ़ोकस बिगड़ता है। जो समय उनका कुछ करने के लिए जाना चाहिए, जो समय उनको उनको फ़ोकस करना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, तो वहाँ ना जाकर वो ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं। अगर इसको कंस्ट्रक्टिव वे में अगर इसको इस्तेमाल करें, अगर कोई बिज़नेस है, कोई आपका फ़ील्ड ऐसा है जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप ऐसे करके इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। बट अगर आपका जो सिर्फ़ फ़ोकस है एंटरटेनमेंट का, तो एक सीमित तरीके से या सीमित लिमिट में इसको इस्तेमाल करना। हुँ। आज का यूथ क्या करता है सर कि अपने पैशन को ही प्रोफ़ेशन बनाने की कोशिश करता है और सम टाइम फिर वो फाइनेंशियली क्राइसिस फ़ेस करता है।
18 ईयर के प्रवीण कुमार जी अगर चाहते तो वो अपना पैशन फॉलो करते, एयरफोर्स ना ज्वाइन करते, शायद आज पता नहीं क्या होता, अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पैशन को प्रोफेशन बनाए या पहले अपनी लाइफ को सेटल करे, देन उसके बाद पैशन फॉलो करे? देखो, आइडियल तो मैं ये सोचता हूँ कि आइडियल तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि अगर आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफ़ेशन बन जाए। परंतु अपने बारे में एक सही इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है आकाश, मैं ये फ़ील करता हूँ। देखो, हमारी डिज़ायर्स तो बहुत हो सकती हैं, बट हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना और ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को ही सोच के चलते रहेंगे और अपनी वीकनेसेस पे ध्यान नहीं देंगे, तो शायद जहाँ पे हम जिसको हम करियर समझ रहे हैं या जो पैशन हम समझ रहे हैं कि हम इसमें आगे बहुत आगे चले जाएँगे, शायद फिर वो वैसा नहीं होता है। आदमी तो सभी सोचते हैं ना, देखिए आज आज के दिन देखिए आप कितने लोग हैं जो आईएएस अफ़सर बनना चाहते हैं, बट क्या उनके अंदर वो पोटेंशियल है? मैंने खुद देखा है ये चीज़, मेरे रिलेशन में भी मैंने देखा है ये चीज़ कि बच्चे हैं, क्या कर रहे हो बेटा? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी करते-करते 3-4 साल उनके प्राइम टाइम जो है उनकी लाइफ़ का, वो इस तैयारी में निकल जाता है। पूछो उनसे पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है? आपकी स्टैंडिंग क्या थी आपके स्कूल में पढ़ाई में? तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस वो किसी से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उस तरफ फ़ोकस कर दिया, बिना किसी टैलेंट को समझे हुए, बिना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाने हुए, और उसमें हम टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आप उसके अंदर में नॉलेज बढ़ाते हैं अपनी, मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, तो शायद पैशन को भी आप अपना वो बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। कोई इसमें मैंने सर जितना आपको ऑब्ज़र्व किया, आपने जो भी किया वो बेस्ट किया है। आप मॉडलिंग भी बेस्ट करते हैं, आप आर्ट भी बेस्ट करते हैं, आपने जो ड्यूटी निभाई वो भी बेस्ट निभाई है। तो एज एन आर्टिस्ट क्या बिजनेस माइंडसेट होना सही है? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ड्राइंग में जो मैंने मैजिक देखा है, अगर आप वो सेल करने लग जाओ तो वो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ऐसा करेंगे? मैं आकाश हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कभी अपनी किसी अचीवमेंट को बहुत बड़ा नहीं समझता हूँ, और मैं हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा हूँगा, बट इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बड़ा क्रिटिक नज़र से हर चीज़ को देखता हूँ, वो नेचर मेरा है। मैं हर चीज़ में कमियां ढूंढ सकता हूँ। जब मैं दूसरी चीज़ों में कमियां ढूंढ सकता हूँ तो अपने बारे में भी कमियां ढूंढ सकता हूँ। तो मैं अच्छा हूँ शायद, बट इससे और बेहतर कर सकता हूँ। रही आर्ट की बात, तो मैं इस आर्ट में मैंने अपना करियर अब तक इसलिए नहीं बनाया या इसके बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उसमें मुझे अभी और कुछ सीखना है। मैंने कभी आर्ट को कभी भी फॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली मैंने इसकी। मैंने कभी इसको सीखा नहीं, कहीं किसी के पास गया नहीं, किसी को गुरु बनाया नहीं। शायद जो टैलेंट था मेरे अंदर में, वो मेरी जो इच्छा है और किसी चीज़ को बेहतर करने की इच्छा है, तो उसके कारण ये आउटकम है जो मैं ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाता हूँ, या किसी भी चीज़ में मैं एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाता हूँ। बट मैं सोचता हूँ कि उसमें मुझे और आगे जाना है, उसमें मुझे और कुछ सीखना है। जब मुझे लगेगा कि हाँ, मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि अब मैं इसको प्रोफ़ेशन बना सकता हूँ या इसमें और आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं ज़रूर उसको करना चाहूँगा, और वो मेरे बकेट लिस्ट में है कि शायद जब मैं इस जो अभी मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल, इससे जब मैं सोचूँगा कि हाँ, अब मेरा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं उस आर्ट में घुसूँगा। क्योंकि आर्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो मुझे अपने कोर्समेट्स की याद आती है। वो मुझे मज़ाक में बोला करते हैं कि प्रवीण, याद है ना तेरे को कि तुझे हमारे लिए एक पेंटिंग बनानी है, हमारे घर की एक दीवार जो है अभी भी सूनी पड़ी हुई है उसी के लिए। तो शायद वो समय आएगा जिस समय मैं उन सब के लिए पेंटिंग बनाऊँ और इसमें मैं एक्चुअल में घुसूँ और डिवोट करूँ टाइम सीख कर, ताकि उनकी जो दीवार है वो सुनी ना रहे। और किसी की भी दीवार सुनी न रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसे आकाश मैंने बताया, मैं अभी फ्रीडम वाली लाइफ़ जी रहा हूँ। मैंने कोई बाउंड्रीज़ सेट नहीं की हैं। मैंने ये सोचा है कि अब जो मेरे सामने आता जाएगा, होता जाएगा, मुझे वो करना है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं वो करता जाऊँगा। आज मैं फ़ैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसमें जो मैंने शुरुआत की है, तो हो सकता है कि अगर ये मुझे बहुत अच्छा लगेगी और मुझे बहुत चैलेंजिंग लगेगी, बहुत अच्छा कुछ मुझे करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कुछ कहीं पहुँचने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं हो सकता है इसमें कंटिन्यू करूँ और कुछ अच्छा नाम कमा सकूँ इसमें। इसके अलावा अगर मुझे जैसे कि कुछ प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, कुछ ओटीटीज़ में एक फ़िल्म का भी मुझे प्रपोज़ल मिला था, जिसको मैंने बड़ी हम्बली मना कर दिया, क्योंकि शायद मेरा उससे दिल का कनेक्ट नहीं बन पाया उस चीज़ से, मैं कन्विंस नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ प्रपोज़ल्स आ गए,
तो शायद अगर मैं उस लायक बना अगर मैं कुछ कर पाया तो वहाँ जा सकता हूँ, और फिर नहीं तो मुझे फिर आर्ट में तो मुझे आना ही आना है। जी, फैशन इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखिए, फ़ैशन तो मेरी ज़िंदगी में जब मैं जवान हो रहा था तब से था। जी। और लाइफ़ में क्या होता है ना कि जब आप युवा होते हैं तो आपका एक स्टाइल होता है। वो मेरे जीवन में रहा ही है। मुझे अच्छे कपड़े, अच्छे अपने आप को फिट रखना, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनकर बेहतर दिखना, ये मेरा लाइफ़स्टाइल रहा है, ये मेरा शौक रहा है हमेशा। और मुझे ये था कि जब ये चीज़ है जो कि मैं एयरफ़ोर्स में रह के इसको नहीं कर पा रहा था, तो क्यों ना मुझे यहाँ पे एयरफ़ोर्स छोड़ने के बाद में जब मेरे पास में फ्रीडम है, तो मुझे क्यों ना इसमें ट्राई करना चाहिए और मुझे कुछ अच्छे ब्रेक्स मिले। जी, सर डिसिप्लिन एक तपस्या है। आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? डेली रूटीन कुछ शेयर करना चाहेंगे? डिसिप्लिन मेरे जीवन का अभिन्न अंग है आकाश। मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो डिसिप्लिन है वो एक लाइफ़स्टाइल है, वो जीवन जीने का तरीका है। ये डिसिप्लिन को जनरली लोग डिफेंस पर्सनल से जोड़ते हैं कि हाँ, ये डिफेंस वाला है तो डिसिप्लिन्ड है, नहीं। डिसिप्लिन तो एक जीवन जीने का तरीका है। आपके सुबह उठने के टाइम से लेके जब आप रात को जब सोते हैं, उस समय तक डिसिप्लिन है। किस समय उठते हैं वो डिसिप्लिन है, किस समय सो रहे हैं वो डिसिप्लिन है। क्या खाते हैं आप, क्या छोड़ते हैं, उस वो डिसिप्लिन है। कितना आपको कोई काम कितनी मात्रा में करना है और किस हद तक करना है, ये डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन के बिना तो मैं अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकता। मैं शुरुआत करता हूँ मॉर्निंग में डिसिप्लिन तरीके से उठने से लेके, क्या खाना है, क्या पीना है, उससे लेकर अपने बच्चों को भी मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको भी मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग इट इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। हैव अ ब्लास्ट इन लाइफ, एन्जॉय करो ज़िंदगी को, बट अपनी जो रूट्स हैं उसको मत छोड़ो, और दूसरा इसको कैसे जीना है इसको मत छोड़ो। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भी कभी लो फ़ील किया हो, आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी हो? हाँ, आकाश, वैसे तो मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल मेरे पास में नहीं है। मैं अपनी परेशानियाँ तो दूर, मैं दूसरों की परेशानियों को भी शेयर करने की और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। बट ये तो ह्यूमन नेचर है। कभी आप लो फ़ील करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, और जब वो आप एनकाउंटर करते हैं लाइफ़ में, तो आप लो फ़ील ज़रूर करते हैं। और उससे उभरने का मैं ये तरीका सोचता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक तो चिंता करना, एक चिंतन करना। मेरे हिसाब से चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें उसका कुछ सॉल्यूशन नज़र आएगा। चिंता करेंगे तो सिर्फ़ चिंता करते रह जाएँगे, आपका टाइम भी खराब होगा, आपका मन खराब होगा, आप दूसरों को भी इफ़ेक्ट करेंगे अपनी नेगेटिव फीलिंग से। तो आप चिंता छोड़कर चिंतन कीजिए, जो आपके हाथ में है वो उसकी तरफ पूरी कोशिश कीजिए, पूरी मेहनत से उस तरफ लगिए, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और नहीं हो सकती है, कंटिन्यू। मैंने आपकी लाइफ में एक चीज़ नोटिस की है, आपने जो भी किया उसमें सक्सेस पाई है। कोई मंत्र है? क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं उसमें हार जाते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि कुछ भी करो, इस तरीके से करो तब वो जाके कुछ हो पाएगा? देखिए, आकाश, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरा मंत्र ये है कि सबसे पहले अपना अपना टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने एम्बिशंस को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, या चाहे वो बड़े गोल हों, चाहे छोटे गोल हों, उनको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये करना है या ये करना है, उसमें आपका सही डिसीज़न लेने के लायक बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज लीजिए। अपना टारगेट डिफाइन कीजिए, फ़ोकस रहिए उसकी तरफ। अपने टारगेट की को पहुँचने के लिए आपको बहुत से ऐसे एनवायरनमेंट मिलेगी, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फ़ोकस ना रहने के लिए आपको बाध्य करेंगे, बट आपको वो सब छोड़ के अपने को फ़ोकस रखना है, और मैं नहीं समझता कि आप अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँचेंगे। हुँ। शाहरुख खान जी से जब पूछा गया कि आपको ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको सबसे अलग बनाती है? कहते हैं कि लोग शाहरुख खान बनना चाहते हैं, तो वो मेहनत करते हैं, लेकिन बनने के बाद हर कोई नहीं करता। मैं बनने के बाद भी वही सेम मेहनत करता हूँ। मैं सेम आपसे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आप जैसा कोई क्यों नहीं बन सकता? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है, जो बाकी ना तो किसी में है, ना हो पाएगी? देखिए, हम एक-दूसरे से इंस्पायर होते हैं। जैसे हम शाहरुख खान को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान की ये जो शब्द हैं जो उन्होंने कहे, वो इतने इम्पैक्ट वाले शब्द हैं कि लोगों को बहुत पसंद आए। मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे कोई नहीं बन सकता है, परंतु मेरे में कुछ तो है जो डिफरेंट है लोगों से,
और मैं कुछ मामलों में तो उनसे बेहतर हूँ ही हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ। जी। जो युवा है सर, जो आप कोई भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फैशन में जाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हर चीज़ करना चाहते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड बनना चाहते हैं। है, नहीं है, ये उन्हें खुद भी नहीं पता। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? व एक समय पे एक काम या एक साथ कई सारे काम? देखिए, जब तक आप अपने किसी भी काम जो कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस नहीं रहेंगे, तो आपको वो सफलता दूर मिलेगी, पास नहीं मिलेगी, आपको उसमें समय लगेगा। तो इसलिए अपने छोटे-छोटे टारगेट्स सेट कीजिए, बड़े टारगेट के लिए, और उस पे फ़ोकस होके काम करते जाइए, आपको बड़ा टारगेट भी मिलेगा। जी। सर, मैंने इंस्टाग्राम पर आपका नाम नोटिस किया है, उसमें कुमार प्रवीण की स्पेलिंग अलग है। तो आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं क्या? मैं थोड़ा-सा अध्यात्म, थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव है, और कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इसमें बिलीव करते हैं। जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने इसमें चेंजेस किए, और वो दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन पे मैं बिलीव करता हूँ, और उनकी इस सजेशन को मैंने सोचा कि मुझे कर लेना चाहिए तो इस चीज़ आपने को। कोई चेंज पाया लाइफ में? अभी शुरुआत है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सब तो फिलहाल जैसे होना चाहिए वैसे चल रहा है, तो शायद इसका भी कुछ हाथ होगा इसमें। अच्छा, अभी मैं एक दोस्त से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ में जो हम करते हैं, हमारी एक एनर्जी ऑरा होता है, तो वो क्रिएट होता है हमारे इष्ट देव से, कि हम किस भगवान से ज़्यादा एडमायर होते हैं। लाइक महादेव, हनुमान जी या एक्स वाई जेड, किस भगवान से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो वही सेम हमारा ऑरा हो जाता है। तो कुमार प्रवीण जी किस भगवान जी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं? मैं शुरू से ही शिव जी का भक्त रहा हूँ। मैं कभी किसी को दिखाता नहीं हूँ कि वो मेरे भगवान हैं जिनकी की तरफ मेरी आस्था है, बट वो हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं। मैं हमेशा उनका ध्यान करता हूँ, शिव जी। जी, भक्ति क्या है सर? डेली मंदिर जाना, डेली पूजा करना, डेली दिया जलाना, नाम जपना, क्या है भक्ति? भक्ति मैं ये समझता हूँ कि भक्ति अपने दिल में होती है। भगवान का नाम जो लेना है ना, उतना भी काफ़ी होता है कई बार, मंदिर में घंटों बैठने से ज़्यादा। आपको भगवान का नाम लेते इस वक़्त आपको कर्म भी तो करना है। आपकी लाइफ़ की स्टेजेज़ होती हैं। आपकी स्टेज, अगर आप कर्म करने वाले स्टेज में हैं, तो आप कर्म की तरफ ध्यान रखिए, भगवान पे विश्वास करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, उनको फ़ील करते हुए, उनकी एनर्जी को फ़ील करते हुए अपना काम करते जाइए, मेरे ख़्याल से वही पूजा है। मान लीजिए शिवजी भगवान आपको एक पावर दे कि हिंदुस्तान में एक बदलाव आप ला सकते हैं, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? अगर मुझे भगवान ये पावर देते हैं कि कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो मैं अपने यूथ को सही डायरेक्शन दे सकूँ, ये इस काबिल मुझे बनाए भगवान। और मैं इस देश में जो अराजकता है, जो डिसिप्लिन नहीं है, आप देखिए कि आप कहीं भी फ़ील्ड में चले जाइए, आपको वो चीज़ें जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं हो रही हैं, ये मिलती हैं। चाहे वो रोड पर चलते हुए लोग ट्रैफ़िक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अपना काम ऑफ़िस में बैठ के नहीं कर रहा है, जहाँ पे लोगों का उनके साथ वास्ता पड़ता है। तो ये जो करप्शन है, ये जो सही तरीके से काम ना करने का एक जो एटीट्यूड है लोगों का, मैं इसको बदलना चाहूँगा। हुँ। जैसे सर मेरी एजुकेशन हुई, तो मेरी एजुकेशन में कहीं भी मुझे मतलब 12th तक फाइनेंशियल चीज़ें नहीं बताई गई कि कैसे मैं उनको मैनेज करूँ। आज जैसे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, मैं भी खुद पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैं कहीं देखता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका फाइनेंशियली ट्रैकिंग होना चाहिए, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें आज सीखने को मिल रही है। अगर पहले मिली होती तो आज हम और ज़्यादा बेहतर होते। तो आप अपनी लाइफ़ से कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो काफ़ी सब सीखने से वो कुछ चेंजेस आए? आप कैसे जीते हैं? लाइक कैसे सर्वाइव करते हैं? कैसे अपना फाइनेंशियल ट्रैकिंग करते हैं? कैसे आप अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं? कैसे आप अपना वर्किंग टाइम रखते हैं? ये सब प्लीज़ शेयर करें। आकाश, देखो, इसके बारे में ये कहूँगा कि हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो शायद उसके लिए पैसा कमाना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा या बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं होगी उस चीज़ की। परंतु भारत में आप देखिए कि हर तरह के लोग रहते हैं। जो युवा है वो हर कैटेगरी का है, हर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है वो। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर में किसी एज के बाद में डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि अब मुझे कंट्रीब्यूट करना है अपने घर में जो फाइनेंशियल कंडीशन है, घर की जो कमाई है उसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको इसके लिए फ़ोकस होना पड़ेगा।
अपनी वो एवेन्यूज़ ढूँढने पड़ेंगे जहाँ पे आप कुछ अर्न कर सकें और अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को सपोर्ट कर सकें, फाइनेंशियल हेल्प कर सकें। और उसके बाद में जब आपकी कमाई शुरू होती है, तब आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि जो हमारा इनकम है, चाहे वो मेरी इनकम है, चाहे हमारे परिवार की इनकम है, उस इनकम में हमें सेव करना है, कितना हमें आज भोगना है उसको, और कितना हमें आगे का सोचकर ये चलना है कि ये पैसा जो है, ये मेरे आगे की टाइम के लिए, जो मेरा भविष्य है, मेरे बच्चे होंगे, कल मेरी शादी होने के बाद बच्चे होंगे और कल उनकी जो ज़िंदगी है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है उनको तरफ भी ध्यान देना। तो उसकी तरफ ध्यान देते हुए हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना और उसकी तरफ ध्यान देना बहुत-बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तीनों चीज़ों को साथ लेकर बहुत चलना है। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। सर, आप फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी वर्क अच्छी है, लाइक ऐसा नहीं है कि आप बस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मैं सच में बता रहा हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैनेज कैसे कर रहे हैं, लाइक वो टाइम टाइम मैनेजमेंट की, ये पैशन फॉलो करना भी, बाकी अपना ये सब करना भी, तो ये कैसे बैलेंस कर पा रहे हो आप? देखो, ऐसा है कि मेरे आज की डेट में मेरे 2 कंसंट्रेशन मैं कर रहा हूँ आजकल। एक तो मैं कर रहा हूँ अपने फ़ैशन की तरफ, अगर मैं इसमें गया हूँ, तो मैं इस तरफ पूरी तरह डिवोटेड हूँ। जिनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। उनके साथ काम करने में मुझे अच्छा लग रहा है। जो मेरा पैशन जो है ये वाला, तो ये मेरा फुलफ़िल भी हो रहा है। वहाँ ध्यान दे रहा हूँ और दूसरी तरफ ध्यान देना मैंने उस पे शुरू किया है, जो कि मैंने जिसकी जैसे भी बात हमने फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और फ़ाइनेंशियल टॉपिक पे हमने जो डिस्कस किया, कि अभी मेरा कंसंट्रेशन वहाँ पर भी है। मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारी जो राइज़िंग इंडियन इकॉनमी है, उसका भी हमें पार्ट होना चाहिए। तो मैं शायद स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा स्टडी करता हूँ और वहाँ पे वो जो ज्ञान आता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। तो मेरे ये 2 फ़ोकस फ़िलहाल अभी ज़िंदगी में चल रहे हैं और इस तरफ मैं अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चे, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी बाहर बैंगलोर में पढ़ रही है और एक यहाँ पे मेरे साथ में है। तो इनको रेज़ करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो मैं कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। वो 80 प्लस हो चुके हैं। उनकी तरफ जो मेरी ज़िम्मेदारी बनी हुई है, वो निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे साथ में मेरी प्यारी-सी मेरी वाइफ़ हैं, जो मेरा सपोर्ट करती हैं मेरा, हर चीज़ मामले में। तो ये सारी ज़िम्मेदारी निभाते हुए मैं इन 2 चीज़ों पे फ़ोकस करके अपनी ज़िंदगी को फ़िलहाल आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। सर, शादी से पहले का जीवन, शादी के बाद का जीवन कैसा रहा आपका? देखो, शादी से पहले के जो जीवन था उसमें मेरी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं था। जो मेरे मन में इच्छा आती थी वो मैं करता था। शादी के बाद में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक आपकी लाइफ़ में एक और इंसान ऐसा आ गया है जिसके तरफ आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अब मेरी जो ज़िंदगी है शादी के बाद में वो बँट जाती है, 50-50% हो जाती है, क्योंकि खुद भी ज़िंदगी जीनी है और साथ में ऐसा भी ख़्याल रखना है कि जो साथ में आपके पार्टनर हैं, उनको भी इम्पैक्ट और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको भी फुलफ़िल करते हुए चलें। जी। आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा सर मैंने, उस पे एक लिखा हुआ है, मैं हूँ ना। तो शाहरुख खान की एक मूवी भी है, वो हर मुसीबत या कुछ भी अपने परिवार पर आ जाए, किसी को कहते हैं कि मैं हूँ ना, किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। तो ये आपकी लाइफ में क्या है इसका महत्व? मैं हूँ ना, जो एक कैप्शन है, वो इतना इम्पैक्ट किया मेरे को लाइफ़ में कि ये मेरा एक कैचवर्ड सा बन गया है, मेरी पर्सनैलिटी को बहुत मैच करता है। काश ये मैं हूं ना की जब शूटिंग चल रही थी, मैं उस समय दार्जिलिंग के पास में एक करशोंग करके जगह है, मैं वहाँ पोस्टेड था। तो उस समय हम शाहरुख खान से मिलने भी गए थे, तो ये फ़िल्म ने मुझे इम्पैक्ट भी किया और इस इम्पैक्ट के कारण वो मेरी पर्सनैलिटी से इतना मैच किया कि मैंने इसको अपना स्टेटस बनाया और ये मेरा परमानेंट स्टेटस रखा हुआ है मैंने काफ़ी टाइम से, और ये बिलॉन्ग करता है मेरे एटीट्यूड को, मेरी सोच को, और मैं शायद ऐसा ही हूँ। और मेरे दोस्तों के बीच में, और जो लोग मेरे आस-पास हैं, जो जुड़े हैं मुझसे, वो उनके लिए मैं हूँ ना। ये मेरा एक स्टैंडिंग एक स्टेटस। देखिए, कहते हैं कि हम रिलेट ना उसी चीज़ से कर पाते हैं जो हमारी लाइफ से सच में रिलेट होती है। लाइक शाहरुख खान का उसमें जो कैरेक्टर है, वो सबके लिए जिए, अपने लिए कभी नहीं जी पाए। उन्होंने सबका ख्याल रखा। आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। 18 ईयर की एज से आपने पहले फादर के लिए जिए, उनके सपने पूरे किए, फिर अब शादी हो गई, फिर बच्चे हैं, तो अब आप अपने लिए जीना चाहते हैं। क्या मैं सही रिलेट कर पा रहा हूँ कि अब आपका वक्त आया कि अब आप अपने लिए जिएंगे? देखो, 2 चीज़ें होती हैं कि लाइफ़ को आप किस तरह से लेते हैं। अगर आप उनके लिए जी रहे हैं ये सोचते हैं, तो आप शायद भुगत रहे हैं अपने जीवन को, आप इसको एन्जॉय नहीं करते हैं। मेरा जीवन जीने का तरीका ये नहीं है। मेरा जीवन जीने का तरीका ही यही है, मैं अपने लिए जिए तो कौन जिए?
कोई भी जीत सकता है। देखो जानवर भी देखो ना, जानवर भी तो अपने लिए जीते हैं ना। और आप देखो अगर आप कुछ खाने का डाल दीजिए, आप देखिए एक पिल्ले होंगे, एक डॉग होगा साथ में उसके, तो वो माँ जो होती है वो बच्चे से भी खींच के खाना खा लेती है। तो वो तो जानवर का ट्रेट्स है। हम जो इंसान हैं, जिनके अंदर में दिमाग है, वो अपने लिए तो जीता ही है इंसान। दूसरों को भी साथ में लेके जी सके और उसको अपने जीवन का तरीका बना ले, तो वो ज़िंदगी बेहतर मैं समझता हूँ। क्या बात है सर। आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं? शायद बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैंने कुछ उनके रील्स वगैरह कुछ मैंने उनको सुना है, देखा है। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं सर? आप किन को एडमायर करते हैं, लाइक एक्टर में और स्पीकर्स में आप किन को एडमायर करते हैं? मैं आर्ट को एडमायर करता हूँ, चाहे वो किसी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो एक्टिंग के फॉर्म में हो। मैं किसी एक्टर का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, जैसे आपने शाहरुख खान को मेंशन किया, शाहरुख खान और मैं आमिर खान को थोड़ा बहुत इसलिए एडमायर करता हूँ क्योंकि वो अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। वो बहुत लगन से काम करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से वो नाम कमाया है। तो शायद उनको रिस्पेक्ट मैं इस हिसाब से करता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी भी एक्टर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। ओके, मेरा एक सवाल है, अगर आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी पर कोई मूवी बने तो आप किस एक्टर को देखना चाहेंगे अपने रोल पर? शायद शाहरुख खान को। शाहरुख खान सर। और नए, अगर नए एक्टर में बात करें तो शायद मैं विक्की कौशल को। विक्की कौशल, ग्रेट सर। छावा मूवी देखी है आपने? इंतज़ार है, बस मेरी बेटी एग्ज़ाम ख़त्म हो तो मुझे जाना है इस मूवी को देखने के लिए। सर, अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक अगर वो ये बात सुने तो वो एक एक बुक हो, वो एक समरी हो, अगर वो इसको फॉलो कर ले, इस मंत्रा को फॉलो कर ले तो बहुत चीज़ें आसान हो जाए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो हमारी ऑडियंस के साथ। देखो, मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मैंने अभी आकाश के साथ में वार्तालाप करते हुए जो मैंने कन्वे किया, मैंने ये कन्वे करने की कोशिश की कि जीवन को जीने का एक तरीका इंसान को आना चाहिए। आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए लाइफ़ के, आपको फ़ोकस वहाँ होना चाहिए आपका, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। वीकनेसेस जो हैं आपकी, आपने पहचान ली हैं, तो उस पे आप काम कीजिए ताकि वो कन्वर्ट होके स्ट्रेंथ बन सकें। जब आप स्ट्रेंथ बनाएँगे और अपना फ़ोकस क्लियर है आपको, टारगेट्स क्लियर हैं, तो आपको मंज़िल मिलनी ही मिलनी है। डिसिप्लिन और जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरफ भी बड़ा ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन को लाइफ़ में उतारिए। डिसिप्लिन लाइफ़ में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि जो मंज़िल दूर थी वो पास आ गई है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए। अगर आपने ये सब चीज़ों का ख़्याल रखा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपना जीवन जिया, अपने आस-पास के जो लोग हैं, बड़ों की इज़्ज़त कर रहे हैं, छोटों को हम प्यार दे रहे हैं, उनको उनकी केयर कर रहे हैं, तो देखिए जीवन कितना सुंदर है। बहुत अच्छा जीवन चलेगा और आपकी लाइफ़ सही में मीनिंगफुल रहेगी और आप अच्छे सिटीज़न बनेंगे और सबको आपके ऊपर गर्व होगा। ये मेरा आपके लिए संदेश है। क्या बात है सर। शिव जी भगवान जी से हम आशीर्वाद लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़े और जो भी आप सोचे, जो भी आप चाहते हैं वो करें। और फैशन इंडस्ट्री में तो आप कमाल कर रहे हैं और मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मैं आपसे सबसे ज़्यादा वहीं मिलता हूँ, कि आप फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत टॉप लेवल पर पहुँचे। और मुझे आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच आकाश। इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू ऑल्सो। आपने मुझे कहा कि हिंदी में मुझे वार्तालाप करनी है, तो मैंने पूरी कोशिश की। आई होप कि मैं हिंदी में भी उस तरह से सारी चीज़ें कन्वे कर सका जो कि आप मुझसे जानना चाहते थे। आकाश, मैं भी आपसे मिला वहीं पर ही जहाँ पे आप मुझे बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं फैशन के वीक के दौरान, और मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आकाश, और एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आपसे मिलके आई हैं आकाश मुझे। और तभी मैंने चाहा कि चलो ठीक है, ये वार्तालाप हम थोड़ा-सा और फॉर्मल तरीके से करते हैं। मैं भी आकाश आपको बेस्ट विशेस देता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना काम इसी तरह से शिद्दत से करेंगे, मेहनत से करेंगे और आप बहुत ऊँचाइयाँ पाएँगे थैंक यू आकाश। सो मच। प्लेज़र देखिए टॉकिंग टू यू। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं सर से सारे सवालों के जवाब ले पाऊँ, लेकिन कहते हैं कि जिसमें जितना अनुभव वो उतनी ही बातें कर सकता है। मुझ में जितना अनुभव था मैंने उतने सवाल पूछ पाया हूँ। मुझे पता है इसमें बहुत कुछ मिसिंग है, लेकिन वो सब मैं आपकी मदद से दोबारा फिर करूँगा, क्योंकि पॉडकास्ट की खास बात ही यही होती है कि ये एपिसोड एक ख़त्म नहीं होता, ये दोबारा भी आ सकता है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है डिफेंस से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, या सर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप जब कहेंगे तब मैं पूछने आ जाऊंगा। और सर से भी मैं प्रॉमिस लेता हूं कि सर भी
जवाब देने ज़रूर आएंगे आप सभी के क्वेश्चंस का। श्योर श्योर आकाश। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक ये एपिसोड देखने के लिए, और जल्द मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ। मैं आपका आकाश चौधरी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।